हेलो। यस सर। ठीक है, आवाज आ रहा है सबके पास? तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट क्लास क्लास देख रहे थे और होमवर्क था कुछ। लो, चलो ठीक है। डाउट वाला जो है क्लास के बाद में टाइम बचता है तो देखते हैं कि इसको खत्म कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास तक हम लोग को इस चैप्टर खत्म कर लेना है। तो मॉड्यूल को खत्म करो, उसके बाद एक दिन सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे सब सबका। जो भी डाउट रहेगा उसको सेंड कर देना, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और डीपीपी जो है उसको नेक्स्ट वाला जो है 16 नंबर उसको सॉल्व करना है। 15 वाला लास्ट क्लास बोले थे, 16 वाला करो और उसको हम लोग देखेंगे एक ही दिन। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, हम लोग देख रहे थे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या हो, तो यही चीज देख रहे हैं हम लोग अभी भी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट अगर हम लोग जानते हैं कि अगर करंट किसी भी सर्किट में बहता है तो उस सर्किट के जो भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस होते हैं वो लोग गर्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर बल्ब है, पंखा है, चलते चलते धीरे धीरे गर्म हो जाता है, यानी कि वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है और उस एनर्जी कंजम्पशन से वो हीट हो जाता है। और हम लोगों ने देखा था कि वो जो हीट आता है वो I² बोल सकते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में VIT लिख सकते हैं। मोस्टली हम लोग I²RT लिखते हैं क्योंकि करंट, जैसे कोई भी सर्किट है तो उसमें कितना करंट बह रहा है ये हमको लगभग पता होता है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस मोस्टली हम लोग I²RT लिखते हैं, तो इस चीज को हम लिख रहे हैं। फिर देखे थे पावर। तो पावर हम लोगों ने देखा था कि पावर जो होता है वर्क डन बाई टाइम होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहते हैं, या फिर इसके टर्म में लिखे थे I²R VI, या फिर V²/R। ये हमारा पावर था। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोगों ने पावर बोला था। ठीक है। यूनिट अगर हम बात कर रहे हैं हीट का, यूनिट का, यूनिट ऑफ पावर अगर यूज करते हैं तो इसका वाट लिखते हैं हम लोग, और हीट का लिखते हैं जूल। और भी अगर यूनिट ऑफ एनर्जी का बात करें या फिर हीट का बात करते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं कैलोरी। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या फिर 4.2 जूल भी यूज करते हैं। तो कैलोरी भी यूज हो सकता है, जूल भी यूज हो सकता है। एक और यूनिट यूज होता है कमर्शियल। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीट का कमर्शियल यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं किलो वाट आवर, जिसको KWH लिखते हैं हम लोग। ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर का अगर हम बात करते हैं तो इसका कन्वर्जन हमको याद रखना चाहिए। तो 1 किलो है यानी कि 10⁻³ वाट। वाट यानी कि जूल पर सेकेंड, और आवर को अगर हम सेकेंड में करेंगे तो इसको 60 × 60 करेंगे। 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये जूल पर सेकेंड आया, सेकेंड सेकेंड कट गया तो ये हमको बचेगा सिर्फ जूल। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बोलो। ठीक है। तो 1 KWH यानी कि 1 किलो वाट आवर जो होता है वो हमारा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। यानी कि ये यूज करते हैं या फिर ये यूज करते हैं। मोस्टली हमारा इलेक्ट्रिक में यही दोनों यूज होंगे। इसके बाद हम लोग अगर रेटिंग का बात करें, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अगर रेटिंग का बात करते हैं, जैसे बल्ब ही हो गया, तो हम लोगों ने देखा होगा कि बल्ब पे लिखा होता है कि 100 वाट 220 वोल्ट। तो ये जो है इसका रेटिंग लिखा होता है। ठीक है। 100 वाट 220 वोल्ट ये इसका रेटिंग है। किसी भी डिवाइस, कोई भी बल्ब या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है
तो यहाँ पे 220 जो रिप्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इतने वोल्ट पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो 1 सेकंड में इतना ये पावर कंज्यूम करेगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, ये रेटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट विल कंज्यूम 100 वाट है, यानी कि हम बोल सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड इफ कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट के क्रॉस में कनेक्ट करे होंगे तब ये 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा रेटिंग रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिवाइस के लिए, जो भी हम कहीं भी लिखे होते हैं तो ये हमारा रेटिंग बताता है कि किसी भी बल्ब का ये रेटिंग है। तो यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, वो पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमको यहाँ से ये रेटिंग पता हो तो हियर हम अगर लिखना चाहें कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे हमको पावर एंड वोल्ट जो दोनों है नोन है। अगर ये नोन है, ये नो डब्ल्यू एन होता है ना, ठीक है, अगर ये हमको नोन है तो हमको अगर पता करना है कि पावर और पोटेंशियल नोन है, रेजिस्टेंस पता करना है, तो हम रेजिस्टेंस आराम से पता कर सकते हैं। P इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, यहाँ से आर लिख सकते हैं कि ये P बाई वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको रेटिंग पता है तो हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, कितने अक्रॉस में ये कनेक्टेड है उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस में कितना एनर्जी खर्च हो रहा होगा, क्या खर्च हो रहा होगा, सारा कुछ हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको दिए, हेलो, ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर उसका हम लोग को पास रेटिंग दे रखा हो, तो रेटिंग में हमको पावर और पोटेंशियल लिखा होता है कि अगर हम इसको इतने पोटेंशियल में यूज करेंगे तो हमको कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ से अगर हमको दिख रहा है 100 वाट 220 वोल्ट है, तो अगर हम उसको 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो 220 वोल्ट के अक्रॉस अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज जो 100 वाट इन का पावर कंज्यूम करेगा, यानी कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा हो। ठीक है, तो ये रेटिंग से हमको लगता है, और कुछ इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं जो 10th में पूछे जाते थे कि अगर हम एक पंखा यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, रेट इतना है तो बताओ, तो एनर्जी कंज्यूम करके वो हम बता सकते हैं, तो वो चीज हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज और क्वेश्चन से पहले बता देते हैं कि अगर हम कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इससे करंट अगर आई जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो पावर हम लोग लिख रहे हैं आई स्क्वायर आर और हीट लिख रहे हैं आई स्क्वायर आर टी। लेकिन इफ आई इज फंक्शन ऑफ टाइम रहा, तब अगर हम लोग को हीट पता करना होगा तो वहां पे हम डी एच लिखेंगे और वो लिखेंगे इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, उस समय जब हमको हीट फाइंड करना होगा तो हम लोग इसको ऐसे फाइंड करेंगे, यानी कि आई स्क्वायर आर टी है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, आर कांस्टेंट रहेगा तो बाहर ले लेंगे, अगर वो भी फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो जो भी करना होगा कर सकते। ठीक है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, इधर से 3 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो इसका जो एनर्जी होगा, एनर्जी सप्लाइड टू रेजिस्टेंस या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, जो भी बोलो, कितना होगा जल्दी से बता दो।
फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? अच्छा, फॉर टी दे रखा है 2 सेकेंड और इसमें है इन 5 सेकेंड्स। इसमें सिंपली हमको आई स्क्वायर आर टी करना है, यानी 9 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 36। इसमें करना है तो इसमें हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उसको लिखेंगे हम आई स्क्वायर यानी कि 4t स्क्वायर इंटू 3 इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ? 0 से 5। 12t³/3 बाहर 0 से 5 कर देंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 125/3 कि 500 जूल हो जाएगा। 250 500। ठीक है, अगर हमको करंट कांस्टेंट मिलेगा तो डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी करना है, और अगर वेरिएबल मिलेगा तो उसको ऐसे करना है। यहाँ पे हमको एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, सर्किट दे रखा है, ये 4 ओम है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड पावर इन ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर में कितना पावर होगा ये बताना है, यानी कि पावर कंज्यूम्ड कितना होगा वो बताना है गिवन सर्किट के लिए। बोलो। डेविड, लो। सूरज, सर 4 ओम वाले में 25। 25 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें करना क्या है, सबके क्रॉस करंट या पोटेंशियल फाइंड कर लेना है। ये 10 वोल्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो देखो यहाँ पे 6 3 2 2 2 4 4 4 2, यानी करंट यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो यहाँ से 2.5 एम्पियर जा रहा होगा, यहाँ से भी 2.5 एम्पियर करंट जा रहा होगा। 2.5 जा रहा है तो यहाँ से हम इसमें करंट फाइंड कर सकते हैं, इसमें और इसमें। ठीक है, कितना चला जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा 5/6 और इसमें आ जाएगा हमारा 5/3 एम्पियर। कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो अगर हम इसको I1 बोल रहे हैं तो I1 हम लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू R2 यानी कि 3/3 प्लस 6 9 इंटू 2.5 2.5 लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा
2.5/3 693 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 5/6 दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही I2 दिख रहा है तो 5/3 दिख रहा है। सबके अक्रॉस करंट है तो पावर अगर हमको निकालना है तो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू I²R होता है। इससे फाइंड कर सकते थे। दूसरा मेथड ये था कि अगर ये 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल V यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे ये 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर 10 वोल्ट तो ये भी 0 है, और यहाँ से अगर 2.5 जा रहा है यानी कि 5 का डिफरेंस है तो यहाँ 5 वोल्ट होगा। तो इसके क्रॉस में भी हमारा 5 वोल्ट एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है दोनों के बीच में। रेजिस्टेंस पता है, V²/R यूज कर सकते हैं, जैसे भी यूज करो। ठीक है, हमको करंट भी पता है, V² भी पता है, और सबके क्रॉस में R भी पता है। ऐसे से सवाल रहेंगे, कोई भी सर्किट देगा, बोलेगा पावर कैलकुलेट करो, तो हमको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, थोड़े से जो कंसेप्चुअल हैं उनको करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमको 3 बल्ब दे रखा है। हाँ सर, अगर वहाँ 2 की जगह 3 रहता है पैरेलल में तो कैसे I1 निकालेते हैं? ठीक है, ये वाला तो हमारा 2 के लिए ही वैलिड है। बाकी जो है 3 वाला जो है, 3 वाले के लिए हम लोग ऐसा कर सकते थे, I1:2 I2:2 I3 इक्वल टू क्या आता, 1/R1:1/R3, फिर इसको लिख सकते थे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ वैल्यू रहता तो करके वैसे कर सकते थे। ये वाला फॉर्मूला जो था सिर्फ 2 के लिए था, बाकी के लिए इससे हमको करना पड़ेगा, या फिर जेन्युइन मेथड। ठीक है, ये वाला हम अगर रेशियो से करते हो तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, या फिर नोडल एनालिसिस यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिए। अगर यहाँ एक और होता तो यहाँ 0 और 5 ही था, करंट आराम से लिख सकते थे हम। हमारे पास ऐसे 3 बल्ब्स दे रखे हैं। ठीक है, 3 बल्ब्स है, A B और ये C। तीनों का रेटिंग है, इसका है 200 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, और ये 50 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, पहला है these are connected in parallel with a battery 220 volt, which one will glow brighter and dull। ठीक है, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि तीनों बैटरी को पैरेलल में जोड़ दें तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन जलेगा और सबसे कम ब्राइट कौन जलेगा। ऐसा है, बोलो जलने के लिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, जो सर, जितना 200 जो वाट जितना। वाला सर। ठीक है, इसमें कौन सा होगा सबसे ज्यादा, ए वाला सबसे ज्यादा, बी फिर सी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा यानी कि ब्राइटनेस जो डिपेंड करेगा
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होगा। जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट करेगा। इसी का सेकेंड, इफ आर कनेक्टेड, इफ आर कनेक्टेड एज ऐसा, सीरीज में अगर कनेक्ट कर दे हम 220 वोल्ट के क्रॉस, ए बी सी है, इस केस में कौन सा ज्यादा ब्राइटर, कौन सबसे कम करेगा? पैरेलल में तो हमको दिख रहा है कि इसके क्रॉस, सबके क्रॉस जो पोटेंशियल है 220 वोल्ट है, यानी कि सबके क्रॉस सेम पोटेंशियल है। पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। भी सबके क्रॉस सेम, तो पावर और आर में जो भी रिलेशन था वो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें देखो तो सबके क्रॉस भी हमारा 220 ही आएगा क्या? क्या सबके क्रॉस अलग अलग आएगा? बोलो। अलग अलग। भी सब में अलग अलग होगा, लेकिन अगर करंट का बात करें तो करंट सब में सेम होगा। तो अगर इसमें हमको पावर को कंपेयर करना है तो पावर को कंपेरिजन के लिए, यानी कि फॉर कंपेरिजन ऑफ पावर, अगर हम पावर कंपेयर करना चाहते हैं तो इसमें हमको पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करना ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि V1 V2 V3 अगर हम फाइंड करने जाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन करंट सब में सेम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पावर जो होगा आई स्क्वायर आर होगा। आई सब में सेम है तो पावर जो है यहाँ डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि पावर किसका ज्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब ब्राइटर का बात कर रहे हैं तो इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? यानी कि अगर हम सबको 220 वोल्ट पे करे हैं तो सब में करंट सेम जा रहा होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा, यानी कि इस केस में पावर जो होगा रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हमको देखा जाए तो ये पावर जो कंज्यूमशन हो रहा होगा इसमें ये 200, 100 और 50 नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सबके अक्रॉस में 220 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे पावर दे रखा है 200, 100 और 50, यानी कि ए का 200 पावर होगा, बी का 100 होगा और सी का 50 होगा। वो कब होगा? जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल 220 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे हम जान रहे हैं कि 220 वोल्ट के क्रॉस लगाए हैं तो यहाँ पे अगर वी ए बोल रहे हैं, वीबी बोल रहे हैं और वीसी बोल रहे हैं तो ये तीनों के तीनों 220 वोल्ट नहीं होंगे। तो इस केस में जो ये पावर होगा वो पहले जो रेटिंग दे रखा है वैसा नहीं होगा। तो यहाँ अगर हमको ब्राइटनेस सब चेक करना है तो यहाँ का हमको पावर से कंपेयर करना पड़ेगा, और चूंकि ऐसा दिख रहा है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम कर रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या करंट सेम सब में, और ये जो पावर है ये कंज्यूम्ड पावर है। ठीक है, और ऊपर जो दे रखा था वो रेटिंग था, ये वाला क्या है? रेटेड है कि इसको 220 वोल्ट पे हम यूज करेंगे तो ऐसा होगा। अब चूंकि इस सवाल में इसको 220 वोल्ट पे ही लगा के रखे हैं, यानी कि सबके एक क्रॉस का पोटेंशियल 220 वोल्ट ही है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कितना पावर कंजम्पशन हो रहा होगा। अब अगर इस केस का बात कर रहे हैं कि अगर हमको इस केस में पावर फिर कौन ज्यादा ब्राइटर होगा, तो जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ब्राइटर होगा, यानी कि ब्राइटनेस का बात करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, और इस केस में हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि ये ध्यान रखना है कि इन दिस केस हम बोल रहे हैं, यानी कि जब हम सीरीज में रखे हैं तभी सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बोल रहे हैं, हर केस के लिए ये नहीं। तो अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ से देखो पावर दे रखा है तो पावर होता है हमारा वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि आर लिख सकते हैं हम वी स्क्वायर बाई पावर। इस भी और जब
पावर और रेजिस्टेंस में कंपैरिजन करना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका पावर सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखें तो हमको दिख रहा है कि सिंस फ्रॉम रेटिंग से हम बोल सकते हैं कि आर जो होता है वी स्क्वायर बाई पी होता है, यानी कि आर सी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर आर बी होगा और फिर आर ए होगा। तो पावर जो कंज्यूम्ड होगा वो भी इसी रेशियो में होगा, यानी कि ब्राइटनेस का अगर बात करें तो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा इस केस में कौन सा बल्ब करेगा, यानी कि सी सबसे ज्यादा करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए वाला बल्ब करेगा। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के बीच में रहता है कि आखिर पावर जो रेटिंग है उसमें और ब्राइटनेस में फिर क्या होता है। पैरेलल वाले में तो हम ये बात समझ जाते हैं कि सबके क्रॉस में सेम है, सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरीज वाले में ये बात समझना पड़ेगा कि जितना रेटिंग है उतना ही पावर कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। वो तब करेगा जब उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा, यानी जितना भी रेटिंग में लिखा हो। रेटिंग में अगर 50 का लिखा होगा तो 50 अगर होगा तो उतना करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। ये बात क्लियर है सबको? बोलो। बोलो। नहीं क्लियर है, कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछ लो। नहीं बोलोगे तो फिर सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए और भी। बल्ब 1 दे रखा है 100 वाट, ये दे रखा है 50 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, ये 440 वोल्ट के क्रॉस में लगाया गया है और बोल रहा है कि विच बल्ब विल ब्रस्ट फर्स्ट। ठीक है, पहले कौन सा बल्ब फूटेगा ये हमसे पूछा जा रहा है इस केस में, बताओ। फिफ्टी वाट वाला। 50 वाट देखते हैं कैसे। बोलो। सर ऊपर वाला ही जैसा बनेगा ना ये भी। हाँ वैसा ही बनेगा, लेकिन हम क्यों कहेंगे कि बॉल फूटेगा, कब फूटेगा, कंडीशन क्या होना चाहिए? ज्यादा वोल्टेज मिल जाए। उसका वोल्टेज 220 से ज्यादा हो जाए तो फट जाएगा, यानी जिसका ज्यादा पहले होगा वो फटेगा, यही होगा। ठीक है, आंसर सही है। देखो कि अगर इसमें से करंट आई जा रहा होगा तो आई तो सब में सेम है। ठीक है, आई जो है सब में सेम है। अगर हम इसके क्रॉस बोल रहे हैं V1 है, इसके क्रॉस V2 है, तो V1 लिखेंगे हम I R1 एंड V2 लिखेंगे हम I R2। ठीक है, I सेम है और R1 R2 में अगर हम देखें तो R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1। तो R2 ग्रेटर देन R1 है तो अगर करंट जो भी होगा तो हमारा चांसेस क्या है कि V2 ही ज्यादा होगा, V1 कम होगा, क्योंकि I तो सेम है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ठीक है, V2 जो होगा ग्रेटर देन V1 होगा। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि V1 और V2 का सम जो होना चाहिए 440 होना चाहिए। V1 प्लस V2 जो है वो 440 होना ही चाहिए, ये हम जानते हैं। और इसमें दिख रहा है कि V2 जो है ग्रेटर देन V1 है, यानी कि V2 जो होगा यहाँ से हम कह सकते हैं इससे और इससे मिलाकर
कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि V2 जो होगा ग्रेटर देन 220 वोल्ट होगा, यानी कि अगर ब्रस्ट करेगा तो कौन सा करेगा, तो B2 विल ब्रस्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया रहता है, तो उस समय अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, कैलकुलेट करके भी देखोगे तो सेम चीज आना है। यहाँ से हम R1 R2 फाइंड कर लेंगे, V1 V2 फाइंड कर सकते हैं, और उससे हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है। देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 6 आइडेंटिकल बल्ब हैं। ठीक है, अरेंज ठीक है, ब्राइटनेस यानी जो सबसे ज्यादा फिर कम हो वैसे ही अरेंज करना है इसको। जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके। सर 1 सबसे ज्यादा 1, फिर 2 और 3 बराबर, फिर 4 और फिर 5 और 6 बराबर। 1 2 इक्वल टू 3, 3 फिर फिर 4 हाँ और फिर 5 और फिर 6 होगा लगता है। 4 और 5 6 में क्या रिलेशन होगा, ज्यादा या कम? यहाँ से तो करंट आई जा रहा है मान लेते हैं, तो 1 का सबसे ज्यादा आई यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ऊपर वाले में देखो, तो यहाँ से अगर हम R लें तो यहाँ से R/2 प्लस R होगा, 5 यानी कि 6 का टोटल। बराबर ही हो जाएगा लगता है। ठीक है, देखते हैं। चलो, ऊपर वाले को देख रहे हैं कि R R है, इधर R है, तो R R/2 और R, ऊपर वाले का 3R/2 आ रहा है, और इसका हमारा 2R आ रहा है। सिमिलर है इसलिए हम रेजिस्टेंस से मान रहे हैं कोई भी R वैल्यू। यहाँ से जब I यहाँ पहुंचा, इस A पॉइंट पे पहुंचा, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड होना है। एक तरफ रेजिस्टेंस कम है, एक तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिधर कम रेजिस्टेंस है उधर करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिधर करंट I1 जो होगा ग्रेटर देन I2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर वाले सर्किट में कम है, तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा बहेगा। नीचे वाले में यानी कि 2 और 3 वाले में करंट कम बहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या होगा, 1 के बाद सबसे ज्यादा करंट किस में जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका सेम है, तो I²R से ही हम पावर लिख सकते हैं। तो I सबसे ज्यादा 1 में ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसको दिख रहा है, 4 दिख रहा है हमको, दिख रहा है, क्योंकि I1 इज ग्रेटर देन I2। अब I1 यहाँ पे जा रहा है, तो ये I1/2 हो जा रहा है, और ये भी I1/2 हो जा रहा है, और ऑफ कोर्स ये I2 से कम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऐसे हिसाब से हमको दिख रहा है, तो 1 का सबसे ज्यादा, फिर 4 आएगा, फिर ग्रेटर देन, ये 2 और 3 आपस में बराबर होंगे, फिर ये ग्रेटर देन होगा 5 = 6। ठीक है, तो हम पावर के हिसाब से देख लिए कि अगर जिसमें ज्यादा पावर वो ब्राइटनेस ज्यादा होगा, और इस केस में हम भी निकाल लें सबके क्रॉस तो भी चलेगा, लेकिन करंट हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली करंट के हिसाब से इसको देख ले रहे हैं।
इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो, इसमें और किसी को कोई समझ ना आया हो कोई भी बात में तो एक बार पूछ लो। ज्यादा कुछ किए नहीं है। ठीक है फिर और क्वेश्चन देते हैं। ये 10 वोल्ट इसका ईएमएफ है, 2 ओम रेजिस्टेंस है या 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सर्किट क्या है होगा। एफिशिएंसी कभी भी किसी भी चीज का निकाला जाता है तो आउटपुट बाय इनपुट ही रहता है, और यहाँ पे पावर का होगा यानी पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। बताओ इसको सॉल्व करके। हो गया। देखो इसमें क्या करना है। सर 25% का क्या? 25 आ रहा है, हो सकता है 20% है। क्या करना है इसमें कि अगर हम करंट का बात करते हैं तो करंट इसमें कितना हो जाएगा, 2.5 यानी कि 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर है यानी कि पावर सप्लाइड बाय सेल जो होगा वो कितना होगा। सेल से अगर कर रहे हैं तो पावर सप्लाई कितना है, तो V इंटू आई होगा इसके लिए, तो 10 इंटू 4 यानी कि 80। ठीक है, कंज्यूम्ड कितना होगा बाय रेजिस्टेंस, तो उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर आर। तो ये हमको मिल जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 0.5 यानी कि 8 वोल्ट 8 जूल वाट। अच्छा 10 इंटू 4 40 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना है। एफिशिएंसी अगर हमको लिखना है तो होता है पावर आउटपुट यानी कि जो कंज्यूम हुआ हमारा डिवाइडेड बाय पावर इनपुट जो सप्लाई हुआ। तो इनपुट हुआ हमारा 40, आउटपुट मिला 8,
और परसेंटेज में अगर लिखना हो तो इंटू 100 कर देंगे, नहीं तो फ्रैक्शन मोस्टली परसेंटेज में दिया रहता है। तो 8 5 जा 20, यानी कि 20% जो है इसका एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये बाकी का जो हमारा पावर लॉस हो रहा है तो कहाँ लॉस हो रहा है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे पावर लॉस हो रहा है, इसकी वजह से पावर लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा होगा, तो देखो 80% हो रहा है। यानी कि इसके लिए जो अगर हम पावर लिखेंगे तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 32। 40 में 32 इसके क्रॉस हो रहा है। तो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत कम करें तो ये लॉस हमारा बहुत कम होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आइडियल बैटरी में जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस लें वो 0 लेते, ठीक है। यानी कि हमारा अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही हमारा इस बैटरी का एफिशिएंसी ज्यादा होगा। यानी कि बोल सकते हैं हम यहाँ से कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ईटा हम बोल रहे हैं एफिशिएंसी को, आर इंटरनल शुड बी मिनिमम। यानी कि जो हमारा आर इंटरनल होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल है उनके कुछ जवाब, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कंसेप्ट ही बोल रहे हैं। पहला सवाल ही पूछ रहे हैं, फर्स्ट है कि बल्ब जो फ्यूज होता है हमारा, ठीक है, यानी कि बल्ब मोस्टली कब फ्यूज होता है, बोलो। सबसे ज्यादा बल्ब कब फ्यूज होता है, मतलब डेली लाइफ में अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो किस कंडीशन में, जैसे कह सकते हैं जब हम स्विच को ऑन करें हो तब, जलते जलते अपने से फ्यूज हो गया, या फिर जब बंद किए तब, यानी सब स्विच ऑन किया नहीं करंट आया तब, करंट कटा तब, या स्टेडी स्टेट में जब जल रहा था तब। जब ऑन मोस्टली किए कब तब। फ्यूज होता है, व्हेन बल्ब इज ऑन। ठीक है, व्हाई, सर अचानक से ज्यादा वोल्टेज चल जाएगा तो फिर। अचानक से ज्यादा वोल्टेज चल जाएगा इसलिए। मोस्टली अगर नॉर्मल वोल्टेज भी रहता है तो मोस्टली हमारा जो बल्ब फ्यूज होता है वो जब हम ऑन करते हैं तभी करता है। होता क्या है, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ, वाई खुद से लिखना है। ठीक है, होता क्या है इस केस में कि जब हम बल्ब फ्यूज मतलब करंट को ऑन करते हैं, यानी कि स्विच को ऑन करते हैं, तब रेजिस्टेंस जो होता है अपने मजे में रह रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ऑन करें तो ऑन करने से वो हीट होगा और उसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, यानी कि एट T इक्वल टू 0, यानी कि जब हम ऑन किए हैं उसके बाद हीट होना शुरू होगा और रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, घर के अप्लायंसेस हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि पोटेंशियल जो है कांस्टेंट ही रहता है, भी जो है कांस्टेंट। तो पावर का अगर हम बात करें तो पावर वी स्क्वायर बाई आर है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि पावर घटेगा। ठीक है, लेकिन जब इनिशियली हम ऑन करे होंगे उस समय रेजिस्टेंस सबसे कम मिलेगा और पावर सबसे ज्यादा मिलता है। इसी वजह से उस समय अगर जल गया बच गया तो बाकी टाइम में वो बच जाता है। लेकिन जैसे ही ऑन करते हैं या फिर बिजली आता है तो उस समय फ्यूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, चांसेस की ही बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं P इनिशियल इज हाईएस्ट। इस बात में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। बल्ब जो होता है सबसे पहले ही क्यों ब्रस्ट करता है, तो उस समय जब
करंट आता है या फिर जब हम स्विच ऑन कर रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस उस समय सबसे कम रहता है। जैसे जैसे करंट उसमें गया वो हीट होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा टाइम के साथ टाइम, तो पावर जो होगा घटेगा और ब्रस्ट होने का कंडीशन सबसे ज्यादा है, चांसेस है कि जब पी हाईएस्ट हो तभी होगा, यानी कि इनिशियल ही ये केस पॉसिबल है। सेकेंड, बल्ब जो है हम लोग बहुत लंबे समय तक अगर यूज करें, ठीक है, यानी कि बल्ब अगर हम बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसका ब्राइटनेस जो होता है नए बल्ब के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? बोलो। कोई भी। अनुज, शिवम, नई आइडिया। जैसे कि अगर हम बल्ब को बहुत दिन तक यूज कर रहे हैं तो उसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, अगर वो हीट करेंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यानी कि फिलामेंट जो होता है ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होगा यानी कि जो फिलामेंट होगा वो थिन हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट थिनर थिनर होगा, यानी कि इसका एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि पावर उसका कम हो रहा है, यानी कि ब्राइटनेस कम हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर बहुत समय तक हम यूज करते हैं तो उसका फिलामेंट जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि उसमें से करंट पास हो रहा होता है तो हीटेड है। हीट है तो जो भी मेटल या एलिमेंट का बना हुआ है, जनरली टंगस्टन का यूज बना करते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो बेस्ट यही होता है कि हम ऐसा यूज करें कि वो लेस ऑक्सीडाइज हो तो ज्यादा अच्छा होता है। खैर वो सब अच्छे ही क्या बात है। तो फिलामेंट जो होता है ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो थिन होगा, थिन होगा यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि पावर घटेगा, और पावर घटेगा तो ऑफ कोर्स ब्राइटनेस भी घटेगा। बात क्लियर है? थर्ड, कि डिक्रीज इन ब्राइटनेस if a heavy current appliance is switched on। ठीक है, जैसे किसी घर में है, घर में बल्ब जल रहा है, अगर उसमें हम फ्रिज या फिर हीटर ये सब ऑन करते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाता है। ये इसका रीजन क्या है भाई? सर करंट ज्यादा जाता है वो हैवी करंट, हैवी अपीयरेंस की तरफ। हाँ, उससे क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाएगा सर उधर। वोल्टेज बढ़ जाएगा तब तो और अच्छा रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं, देखो ध्यान से। सर वो पैरेलल में रहता है ना, तो सेम करंट है हाँ, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा हमारा कुछ रहता है पैरेलल में है। मान लेते हैं कि हमारा वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा बल्ब था जिसका रेजिस्टेंस आर था, और ये हमारा हीटर या कुछ भी है। ऐसा ही सिचुएशन होता है पैरेलल में है।
जब हम इसका स्विच को ऑन रखें, मतलब ऑफ रखे हैं, ठीक है, करंट ज्यादा खींचता है, ये बात सही है। कैसे, वही चीज हम समझ रहे हैं। जब हम स्विच को ऑन रखें तो इसमें जो करंट बह रहा होगा, यानी कि इफ के ओपन है, ठीक है, यानी कि स्विच जो है हमारा ओपन है, तब हमको क्या दिख रहा है कि करंट जो बह रहा होगा वो बह रहा होगा V बाई आई, कितना, R माइनस R प्लस R, ठीक है, यानी कि इतना बह रहा होगा। क्लियर है? अगर हम इस पॉइंट A बोल रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल रहे हैं, तो VAB इस केस में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे VR बाई R प्लस R। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? सही लिखे हैं? हाँ, ठीक है। जब ओपन है तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल नहीं है, तो इतना पोटेंशियल जा रहा है। लेकिन जब हम के को क्लोज कर दे रहे हैं, जब हम क्लोज करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो आर प्लस आर नहीं रह जाएगा, बल्कि ये जो हो जाएगा लेस देन आर प्लस आर। ध्यान से देख के बताओ क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि ये आर है, इसका कुछ भी रेजिस्टेंस हो, मान लेते हैं आर डैश है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये अगर ज्यादा करंट में, मतलब हैवी करंट अप्लायंस है, तो ऑफ कोर्स आर डैश जो होगा आर से ज्यादा होगा, तो इन दोनों का कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होगा वो लेस देन आर आएगा। और ये अगर लेस देन आर आया तो जो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट का बात कर रहे हैं वो ओवरऑल आर प्लस आर से कम होगा, यानी कि आई जो होगा इस केस में हम बोलेंगे तो V बाई आर इक्विवेलेंट आएगा। और आर इक्विवेलेंट जो है इतना से कम है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला वैल्यू को अगर हम घटा रहे हैं तो आई बढ़ेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर बात कर रहे हैं तो ये चीज होगा, यानी कि अगर हम इसको क्लोज कर दें तो हमारा जो भी करंट होगा V I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट यहाँ से देख रहे हैं आर प्लस आर से ये कम है, तो इसको अगर हम V बाई आर को कम कर रहे हैं तो आई, इसको डैश कर देते हैं, ये ग्रेटर देन आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, यानी कि करंट जो होगा इसमें से ज्यादा जा रहा होगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इस दोनों पॉइंट्स के बीच का बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का बात कर रहे हैं, तो अब जो हमारा करंट बह रहा होगा वो कितना बह रहा होगा बताओ? देखो, तो इस केस में जो हमारा VAB हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम लिखेंगे V माइनस आई डैश इंटू आर। हम इस दोनों पॉइंट के बीच में लिख लिए, वही हमारा इसके क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं सेकेंड, और इस केस में हम उसी से लिख रहे हैं, तो VAB अगर लिखे थे तो लिखते हैं हम V माइनस आई इंटू आर। अब इस केस में देखो, इसको इक्वेशन हम 1 बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इसको डैश बोल देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से दिख रहा है कि आई डैश ज्यादा है आई से, यानी कि VAB डैश जो होगा वो लेस देन VAB होगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद करंट जो है सर्किट में बढ़ जा रहा है, करंट बढ़ने से यानी कि आई डैश ज्यादा है, आई डैश ज्यादा है, और अगर हम VAB यानी कि बल्ब के क्रॉस का पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, तो बाद में पोटेंशियल कम हो जा रहा है, पोटेंशियल कम हो जा रहा है यानी कि पावर भी कम हो रहा है, यानी कि ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये चीज होता है कि अगर हम किसी भी हैवियर करंट कैरिंग कोई भी अप्लायंस है उसको अगर पैरेलल में हम ऑन कर देंगे तो इसके थ्रू जो करंट होता है
पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यानी कि करंट उसके थ्रू कम हो गया होगा और इस वजह से वो ब्राइटनेस भी उसका कम हो गया होगा। ठीक है, कहीं इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो फिर से। कौन सा पॉइंट था? अच्छा, जब हमारे घर में करंट आता है, बिजली आता है, तो उसको कहीं ना कहीं पावर हाउस जो बोलते हैं जहाँ से बिजली प्रोड्यूस करा जाता है वहां से भेजा जाता है। ठीक है, यानी कहीं से सप्लाई किया जाता है। तो घर के बाहर या कॉलोनी या इसके बाहर जहां तक बिजली आता है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां पे तक आता है जो जिस भी वायर से, तो उसमें हम लोग लिखा रहता है हाई वोल्टेज करंट लिखा होता है। बोलो, खेतों में या फिर कहीं सुनसान जगहों पे जो तारे जाते हैं बहुत ही ऊपर जाती हैं और उसमें लिखा होता है हाई वोल्टेज करंट, यानी कि जो हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं तो हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज में करंट जाता है। देखोगे 25 किलो वोल्ट तो 220 किलो वोल्ट ऐसा जाता है। ठीक है, तो हम लोग हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसमिट करते हैं? बोलो, सवाल क्लियर है? पावर लाइंस में अगर हम लोग बहुत लंबे लंबे दूर तक हम लोग को अगर भेजना होता है करंट, यानी कि पावर हाउस से लेके हमारे घर तक, कॉलोनी तक, तो वहां पे जो हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज करंट यूज करते हैं और फिर वहां एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को लो करके घरों में भेजता है 220 वोल्ट पे। तो हाई वोल्टेज करंट क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, इसका रीजन चाहिए। बोलो कोई भी सोच के। नहीं पता है किसी को भी? ऑफ कोर्स हीट लॉस ये सब चीज कम करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है, लेट पावर ट्रांसमिटेड बी पी नॉट। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि पी नॉट पावर हमारा ट्रांसमिट किया जाना है, कि पी नॉट पावर को हमको ट्रांसमिट करना है, ये वायर है, इसमें हमको यहाँ से ए से बी तक हमको पी नॉट ही करना है, यानी कि ए से बी तक इतना पावर, क्योंकि यहाँ पे इतना खर्च है कि पी नॉट पावर खर्च हो रहा है, तो हमको कम से कम इतना पावर भेजना है। तो इतना पावर भेजना है, तो इसमें से अगर करंट आ ही जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, तो हम पी नॉट बोल सकते हैं कि वी इंटू आई होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई इजकल टू वी बाई पी नॉट होगा। अब जो हम बोलते हैं कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो हीट लॉस जो होगा हमारा आई स्क्वायर आर होगा। टाइम है तो टी रहेगा, तो टी पर सेकेंड का अगर बात कर ले रहे हैं पर सेकेंड, तो हीट लॉस आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, टी जितना देर भी रहा। अब करंट हम ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा ही होगा। अब यहाँ से अगर इस टर्म में यूज करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
पी नॉट वी आई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई हो जाएगा हमारा पी नॉट बाई वी, तो यहाँ से हो जाएगा ये पी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आर। अब हीट लॉस यानी कि अगर हमको दूर भेजना है तो फॉर मिनिमम हीट लॉस, ठीक है, मिनिमम हीट लॉस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको मिनिमम हीट लॉस करना है तो पी नॉट फिक्स है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि हीट लॉस जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। तो हीट लॉस के लिए हमको भी को क्या रखना पड़ेगा? मैक्सिमम। भी मैक्सिमम यानी पोटेंशियल ड्रॉप, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही कम हमारा हिट लॉस में जाएगा, जो एनर्जी है वो कम खर्च हो। हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम खर्च लॉस जाए, ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूज कर पाए। तो कभी भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो हमारा करंट ट्रांसमिट होता है, पावर ट्रांसमिट होता है, तो उसमें हम लोग हाई पोटेंशियल ही यूज करते हैं, लो पोटेंशियल यूज नहीं करते हैं। इतना बात क्लियर है? बोलो, हेलो यस सर। सूरज। हाँ, और इस वाले बात में एक चीज और नोट करना था, ध्यान मेरा, ठीक है। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, अगर इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो ध्यान देखो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तब क्या होगा कि ब्राइटनेस विल बी सेम। ठीक है, जो ब्राइटनेस होगा वो हमारा सेम रहेगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जीरो हुआ तो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तब अगर हम कोई भी हीटर फ्रीज ये सब ऑन करते हैं तो लाइट कम हो जाने का रीजन ये कि जो हमारा बल्ब था उसके क्रॉस पोटेंशियल थोड़ा कम जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, सी कैपेसिटर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक ही सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करा था, उसी चीज पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, ये कैपेसिटर सी है, अगर ये भी है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसको चार्ज होने में जो टाइम लगता है, यानी कि क्यू अगर टाइम के साथ करें तो बहुत कम समय लगता है, यानी कि तुरंत ही पूरा चार्ज हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम इसको ऑन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है भागना शुरू करेंगे और भागते भागते बहुत तुरंत, यानी कि टाइम जो होगा बहुत ही कम होता है। यहाँ हम थोड़ा सा दिखा रखे हैं लेकिन फिर भी ये बहुत कम समय होता है, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड ऐसा होता है। बट अगर हम लोग बोले कि इस कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ये हमारा स्विच है, ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था लेकिन बहुत दिन पहले हम डिस्कस करे थे, इसलिए फिर से एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा कैपेसिटेंस सी है, ये भी है। अब जैसे इसको हम t इक्वल टू 0 पे अगर हम करेंगे तो इस पे चार्ज जो था 0 था, यानी कि इसके क्रॉस टू पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, यानी कि इसमें जो करंट बह रहा था, आई जो भी था, चार्ज जो भी था वो भी इसी के क्रॉस था, और इसमें आई बह रहा होगा v बाई आर, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो v ही होगा, ठीक है, इन बिटवीन एट एनी टाइम, ठीक है। किसी t समय पे बात करेंगे तो इस पे कुछ q चार्ज आ गया होगा, q चार्ज आ गया होगा, यानी कि इसके क्रॉस q बाई c पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इसके क्रॉस जो v था वो अब v ना रह के v डैश जो होगा वो लेस देन v हो गया होगा,
और इसमें करंट भी डिक्रीज कर गया होगा रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल आया, इसके अक्रॉस भी जो भी पोटेंशियल रहा वो हमारा पहले से कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, यानी करंट भी कम हो गया होगा। और एट t इक्वल टू इंफिनिटी का बात करें तो इंफिनिटी पे इसको बंद करने के बाद इस पे मैक्सिमम चार्ज आ गया है, इस पे Q, इस पे -Q, यानी कि इसके मैक्सिमम चार्ज आने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें ये फ्लो ऑफ चार्ज को रोक दिया होगा, अब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है यानी करंट 0 है, और इसके अक्रॉस जो भी है वो Q/C है, जो कि इसी के बराबर है, और इसके क्रॉस भी जो हो जा रहा है वो 0 हो जा रहा है, और इसमें करंट 0 हो जा रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज 0 है। ये Q जो है मैक्सिमम अब इस पे आ चुका है। तो हम लोग को दिख रहा है कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के साथ, जो कि ऑफ कोर्स होगा, उस समय पे जब हम उसको चार्ज करते हैं तो तुरंत नहीं चार्ज होकर कुछ टाइम लगाता है। ठीक है, जब अभी हम कैपेसिटर को चार्ज करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तुरंत चार्ज नहीं होगा, यानी कि पहले रेजिस्टेंस में करंट बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है, और इन्फिनिटी जब बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियली, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, और इसको बोलते हैं एसटीडी स्टेट। ठीक है, यानी कि जब टी इन्फिनिटी हो जा रहा है तो उसमें एसटीडी स्टेट बोल रहे हैं। इनिशियली हमारा जो है कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि यहाँ पे कैपेसिटर है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। कैपेसिटर नहीं रहता तब भी इसमें से करंट V इक्वल टू I/V/R ही जाना था, यानी कि शुरू में कैपेसिटर है ही नहीं, ऐसा बिहेव हो रहा है, नहीं कि वहां पे वायर है। इस केस में तो ये तो जनरल केस है। और एसटीडी केस में जो है चार्ज उस पे रेस्ट पे चला गया, रेजिस्टेंस से करंट 0, यानी कि जो है हमारा कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लोग रेजिस्टेंस में करंट 0 मान रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक पढ़ा है तो एसटीडी स्टेट पढ़ा है। ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं करा है कि कितने देर में, कितने देर के बाद कितना चार्ज होगा, कितने देर के बाद सर्किट में करंट कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया था। तो अभी के आरसी सर्किट में हम लोग यही चीज देखने वाले हैं कि अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करें, या फिर डिस्चार्जिंग का केस बाद में देखेंगे, तो चार्जिंग के दौरान कितने देर में कितना चार्ज उस पे आएगा, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, ये सारे चीजों का डिस्कशन इसमें होता है। यानी कि आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में हम लोग किसी न किसी एक कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो वही शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, लेट जो हमारा सर्किट है ये है सी है, ये रेजिस्टेंस आर है, यानी कि हमको ट्रांजिएंट स्टेट कहीं किसी एट एनी टाइम टी का बात हो रहा है, किसी भी समय टी पे बात करें तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा बैटरी है, इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं, और किसी टाइम टी का बात हो रहा है, यानी कि इसका पोटेंशियल V है, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज Q आ चुका है, इधर -Q होगा, इसमें से करंट कोई I जा रहा है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस R है। किसी भी टाइम t पे अगर हम इस लूप में घूमते हैं तो अकॉर्डिंग टू KVL के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, हम इस पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ए से ऐसे घूम के फिर से ए पे आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर में हम इधर से जाते हैं तो इस पे प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, तो हायर से लोअर जा रहे हैं, यानी कि -Q/C इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। रेजिस्टेंस के लॉन्ग में जाएंगे तो -I × R,
और यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लस v इक्वल टू 0। यही हमको इक्वेशन मिलेगा कि माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर प्लस v इक्वल टू 0। ऑल्सो आई जो है वो भी और क्यू जो है, आई जो है क्यू पे ही डिपेंडेंट है, तो आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी है। अब इस चीज को हम पुट कर लेते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, माइनस क्यू बाई सी माइनस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस वी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको Q फाइंड करना है टाइम के फॉर्मूले में, यानी कि Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको पुट करना है। किसी टाइम t पे कितना चार्ज आया होगा वही सब चीजें डिस्कस करनी है। तो हमको dq वाले एक तरफ रखना पड़ेगा q q और बाकी एक तरफ। कैसे करें बोलो। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, भी है लोअर से हायर जा रहे हैं प्लस बी। ठीक है, यानी कि v इक्वल टू लिख लो, v इक्वल टू ऐसे लिख लो, वी सी इक्वल टू क्यू प्लस आर सी डी क्यू बाई डी टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको इधर लेते आते हैं, यहाँ से VC देखो तो VC जो हमको दिख रहा है वो Q नॉट ही है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q नॉट माइनस क्यू इक्वल टू आर सी डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि किसी भी चार्ज C पे Q नॉट जो है हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर जो मैक्सिमम चार्ज है वो Q बाई सी यानी Q को VC लिख सकते हैं। तो अब हो गया हमारा, इंटीग्रल के फॉर्म में आ ही रहा है, 1/RC हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt कर देते हैं, इधर dq बाई क्यू नॉट माइनस क्यू। सॉल्व कर लेना है बस। तो यहाँ से इंटीग्रल कर लो, पहले चार्ज 0 है, किसी टाइम t पे q है, टाइम 0 है और ये t है, तो इधर आ जाएगा हमारा 1/RC तो कांस्टेंट है यानी कि t/RC। इधर आ जा रहा है हमारा 1/q है तो ln आएगा, ln q नॉट माइनस q, और माइनस है तो बाहर एक माइनस भी आएगा और यहाँ पे रख लेंगे 0 से q। तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस ln q नॉट माइनस q बाई q नॉट। बस इसके बाद मैथ्स ही है, सॉल्व करते रहो, बात खत्म हो जाएगा। हम उल्टा लिख रहे हैं, इधर ला रहे हैं q नॉट माइनस q बाई q नॉट इजकल टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस ई टी बाई आर सी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम q का वैल्यू लिखना चाहें तो q इजकल टू दिख रहा है q नॉट 1 माइनस सी रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। किसी भी टाइम t पे अगर हमको q का वैल्यू फाइंड करना होगा तो q इजकल टू आएगा q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे हम KVL लिखे हैं, KVL लिखने के बाद I इक्वल टू dq बाई dt लिखे हैं, इसके बाद मैथ्स कैसे भी सॉल्व करो तुम्हारे ऊपर है। सॉल्व करके हमारा जो फॉर्मूला आएगा यही आएगा कि Q का वैल्यू यानी कि ये क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम। किसी टाइम t पे अगर हमको पता करना होगा तो ये होगा। अगर हम करंट का बात करें, ठीक है, करंट तो I इक्वल टू था हमारा डी क्यू बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखो ये आ जा रहा है डी क्यू 1 का 0, यहाँ माइनस माइनस टी बाई आर सी
और ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, यही आएगा। तो यहाँ से हमको आई मिल जा रहा है, अच्छा टी तो यहाँ नहीं रहेगा, वन में रहेगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्यू नॉट बाई आर सी ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ ध्यान से देखो तो क्यू नॉट बाई सी जो है, ठीक है, क्यू नॉट बाई जो सी है यहाँ पे, सिंस क्यू नॉट बाई सी इजकल टू वी एंड वी बाई आर इजकल टू आई नॉट, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियली वी बाई आर जो था आई नॉट मैक्सिमम करंट था और क्यू नॉट बाई सी जो है मैक्सिमम चार्ज के रिस्पेक्ट में वी है, तो आई नॉट बोल रहे हैं कि इनिशियल मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट था। अगर हम v एट एनी टाइम t पूछ रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v इक्वल टू हो जाएगा हमारा v नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो यहाँ के बाद पूरे मैथ ही चलता है, इधर अगर हम q लिखें, इधर हम टाइम t लिखें, इधर हम करंट लिखे, इधर टाइम t लिखें, इधर हम पोटेंशियल लिखे, इधर टाइम t लिखे, तो q का देख रहे हैं तो q नॉट t इक्वल टू 0 पे देखो, टाइम 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, और t इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू, ये वाला टर्म 0 हो जा रहा है और इधर हमको q नॉट बच रहा है, तो ये जो वैल्यू हमारा होगा, ये अगर q नॉट है तो ये ऐसा जाता है, जाके यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। करंट देखो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आई नॉट होगा और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली घट रहा है, v नॉट भी, ये भी ऐसे ही घटेगा, ठीक है। तो ये हमारा कर्व हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 i जो है आई नॉट है, एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पे i जो है हमारा 0 आ रहा है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जो पहले ही बोले हम, और इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग ओपन स्विच कंडीशन, यानी कि एसटीडी स्टेट, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन जो होंगे हमारे लिए बहुत ही सहायता करेंगे, बहुत सारे सवालों में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात है कि अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसमें धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज कैसे क्या बढ़ रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन है। अभी इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें बाकी रह जा रही हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंडीशन है, जो भी हम लोग पहला डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा चीज जो है वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कहानी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी चीजें छूट गई हैं उसको देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा बच जाएगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग का होमवर्क है पूरा बुकलेट जो है कंप्लीट, और एचसी वर्मा, और जो भी डाउट है उसको भेज दो, हो सकता है अगर वहां पे पॉसिबल हुआ सब चीज बता देंगे, नहीं तो अगर जितने जैसे कि होता है बहुत सारे क्वेश्चंस बारी बारी से एक ही क्वेश्चन 2-3 लोग भेजते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर सिमिलर डाउट रहा तो उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बोलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो उस सब को सॉल्व करो, और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वाले में है या फिर पर्सनली हमको भी भेज सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे है तो वहाँ भेज सकते हो। मान लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कॉमन हो, जो कॉमन होगा उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बुकलेट का हो या एचसी वर्मा का हो और या प्रीवियस ईयर,
हम मोस्टली यही 3 चीज कहेंगे कि बनाना है। एच.सी. वर्मा, प्रीवियस ईयर 41 ईयर्स जो आता है वो, और बुकलेट, इतना कर लोगे तो 80% तुम्हारा चांसेस बढ़ जाएगा, अच्छे से ईमानदारी से करोगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसको भेज के पूछ लो, अगर वहां पे पॉसिबल है तो वहीं बता देंगे, अलग अलग रहा तो। और मान लेते हैं कि हो सकता है कि कहीं ज्यादा कैलकुलेशन या फिर ये चीज हो, या फिर बहुत एक ही सवाल 4 5 10 लोग पूछ लिए, उस केस में हम क्या करेंगे कि कॉमन है तो हो सकता है कि बहुतों को डाउट आ रहा है, तो उसको एक साथ क्लास में ही देख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि तुम अगर मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चंस करोगे, भेजोगे, तभी जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हों। और यहाँ भी हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कैसे अच्छा रिजल्ट हो। डीपीपी वाला भी देना इसीलिए शुरू किया गया था कि 12th पढ़ते पढ़ते अभी तक हम लोग 11th की चीजें भूल जाते हैं। तुम्हारा क्या, हम खुद भूल जाते हैं, एक ही चीज 4 जगह पढ़ा है, अभी अगर कोई आके डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा तो भी थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो अगर हम वही एक एक सवाल डेली कर रहे हैं अलग टॉपिक से, तो हमको रिमाइंड होते जा रहा है। और मुश्किल से 7 8 सवाल हैं, तो उसको भी ईमानदारी से ही करो, ऐसे ही बैठे बैठे कर लिया करो, उससे तुम्हारे फायदे होंगे। क्योंकि अब समय हमारे पास भी बहुत कम ही बच रहा है। अब देखो आगे अगर एग्जाम होता है तो जनवरी में भी होगा ही। ठीक है, इसलिए हमारे पास समय कम है, 12th भी करना है, साथ साथ 11th का भी पोर्शन रिवीजन करना है। इस वजह से, इस पर्पस के लिए डीपीपी वाला देखते रहो, करते रहो। उससे क्या होगा कि 2 क्वेश्चन ही हम प्रीवियस कर रहे हैं, तो हमारे मन में वो फॉर्मूले रिवाइज हो जा रहे हैं, वो कंसेप्ट रिवाइज हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू में ही हम लोग सिर्फ डीपीपी नंबर 15 और 16 ये दोनों का जो भी डाउट रहेगा वो डिस्कस करेंगे। फिर ये जो भी आरसी सर्किट का बच गया है उसको खत्म करेंगे, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो एच.सी. वर्मा या जो भी है कॉमन क्वेश्चन जो रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक क्लास और लेंगे हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जहाँ जहाँ जो भी डाउट है उसको भेज देना, हम लोग एक क्लास और लेके उसमें सारे डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद से मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर शुरू कर देंगे, क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज रखते हैं, एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ बोलना है? नहीं।